डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाउंडेशंस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी कि नैदानिक मनोविज्ञान के आधार के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके मेजर 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी, नेचर एंड डेवलपमेंट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, रेगुलेशंस एंड एथिक्स, स्टडी मेथड्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो चलिए जानते हैं इनकी डिटेल्स। सबसे पहला जो इसमें हम डिस्कस करेंगे होगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, नेचर एंड डेवलपमेंट, कि इसकी प्रकृति क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा उसको और एडवांस वे में उसको समझेंगे। एक्टिविटीज़ ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी का दूसरे फील्ड से, साइकोलॉजी के ही रिलेटेड फील्ड से क्या संबंध है, और एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी के बीच में क्या होता है। क्योंकि एक सिमिलर सब्जेक्ट है, दोनों ही जिनका सब्जेक्ट मैटर है एबनॉर्मल क्लिनिकल साइकोलॉजी का एकदम समान है। डिफ्रेंशिएट करना तो शुरुआती स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसको कठिन प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट होगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्या होती है। तो क्लिनिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मेंटल हेल्थ जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेंटल प्रोफेशनल्स इंडिया में क्या उनको डिग्री करनी होती है, और क्या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सारी बातें जो थी। तो वो ट्रेनिंग क्या है, रेगुलेशन क्या है, ठीक, और प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, इसके ऊपर आज हम विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। एथिक्स जो होते हैं, नैतिक जो बातें होती हैं, नैतिक मुद्दे जो होते हैं, हमने याद रखने होते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस से पहले। और थर्ड में स्टडी मेथड्स के ऊपर बात करेंगे, जो स्टडी मेथड्स हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम स्टडी कैसे करते हैं, किसी भी मेंटल हेल्थ का स्टेटस कैसे पता करते हैं, या अन्य जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी कंस्ट्रक्ट्स हैं, उनके बारे में हम कैसे पता करते हैं, वो सब बातें हम इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, नेचर एंड डेवलपमेंट, एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स, डिफरेंस बिटवीन एबनॉर्मल क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये सब बातें इस वाले स्लाइड में और इससे रिलेटेड स्लाइड में इसको चर्चा करेंगे। तो मीनिंग्स की बात जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में की थी, लेकिन फिर भी इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि ये सेक्शन से जुड़ी हुई बात है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेसेस, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड साइकेट्रिक प्रॉब्लम। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ब्रांच है जो असेसमेंट और ट्रीटमेंट करता है किसका, मेंटल इलनेसेस का, एबनॉर्मल बिहेवियर का, और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। जो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आती हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं, जो भी अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका असेसमेंट कैसे होना है, उनका निर्धारण कैसे होना है, उनको मेजर कैसे करना है, ठीक, उसको जांच कैसे करनी है मानसिक रोगों की, और उनका उपचार कैसे करना है, वो सब बातें क्लिनिकल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का विषय है। दिस फील्ड इंटीग्रेट्स द साइंस ऑफ साइकोलॉजी विद द ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनके ट्रीटमेंट से संबंध रखता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेकिंग एक्साइटिंग कैरियर ऑफ पीपल हु आर लुकिंग टू वर्क इन ए चैलेंजिंग रिवार्डिंग। तो ये बात कर रहे हैं कि उन व्यक्तियों के लिए जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, चैलेंजिंग फील्ड है, रिवार्डिंग फील्ड है, सभी बातें हैं, चुनौतियां भी हैं, इनाम भी हैं, ये सब बातें क्लिनिकल साइकोलॉजी से जुड़ी हैं। तो सीधे सीधे अगर इसको हम एक सेंटेंस में याद करना चाहेंगे, व्हाट द क्लिनिकल साइकोलॉजी इज इन ए सिंगल सेंटेंस, देन क्लिनिकल साइकोलॉजी इज द branch of psychology concerned with the assessment or treatment of mental illnesses or disorder। वो मेंटल डिसऑर्डर्स का, मेंटल इलनेसेस का असेसमेंट और ट्रीटमेंट से संबंध रहता है। एबनॉर्मल बिहेवियर में भी ये बातें होती हैं, लेकिन वो थ्योरेटिकल एबनॉर्मल साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, उसमें भी हम सेम बातें याद रखते हैं, सेम बातें पढ़ते हैं कि असेसमेंट और ट्रीटमेंट। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी थोड़ा प्रैक्टिकल एरिया है, प्रैक्टिकली हम समझते हैं, क्लिनिकल सेटिंग में उस चीज़ को समझते हैं, कैसे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या फेस करनी होती है, एथिक्स की बात जो है इसके अंदर समझते हैं। तो थोड़ा सा इसके डेवलपमेंट नेचर के ऊपर, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, थोड़ा इसमें फिर इसमें निगाह डालेंगे कि अर्ली इन्फ्लुएंसेस थे, उनमें ऑस्ट्रियन साइको एनालिसिस थे, जो सिगमंड फ्राइड के नाम से हम जानते हैं। तो इस विचार पर ध्यान केंद्रित करने वाले पहले व्यक्ति थे, और जैसा कि हम जानते हैं न्यूरो सर्जन थे। तो इस प्रकार के उनके पास केसेस आते रहते थे,
NRO करके कोई लेडीज का जब इनके पास केस आया तो साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ केस था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उनको, तब से इनका रुझान साइकोलॉजी साइको एनालिसिस की तरफ बढ़ा, अनकॉन्शियस थॉट के ऊपर इनका ध्यान गया। तो तब से क्लिनिकल साइकोलॉजी की शुरुआत को देखा जाता है, लेकिन इसको आधिकारिक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि थोड़ा सा जब तक कोई साइंटिफिकली या थोड़ा प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं करता उसको हम आधिकारिक नहीं मानते, थोड़ा सा लीगल नहीं मानते। तो उसके बाद जो लाइटनर विटमर थे 1996 में जो उन्होंने पहला क्लिनिक खोला, तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जिसमें उन्होंने डिसेबल्ड विकलांग बच्चों का मदद करने पर विशेष ध्यान दिया है। ठीक। और विटमर थे जिन्होंने पहली बार 1907 में नैदानिक मनोविज्ञान शब्द प्रस्तुत किया लोगों के साथ। कैसे? एक रिसर्च पेपर के माध्यम से उस क्लिनिकल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को लोगों के बीच में रखा, इन्होंने विद्वानों के बीच में रखा। तो इसके ये क्योंकि ये विलियम वुंड के छात्र भी रहे हैं, जो मनोविज्ञान के संस्थापक हैं, साइकोलॉजी के संस्थापक हैं, 1979 में जिन्होंने साइकोलॉजी की स्थापना की एज ए लेबोरेटरी डेवलप करके, एज ए लेबोरेटरी एज ए इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट साइकोलॉजी शुरू किया। तो इसको इनको विलियम वुंड को साइकोलॉजी का जनक भी माना जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, इसलिए। तो उन्हीं के पूर्व छात्र विटमर ने थे, उन्हीं के छात्र थे विटमर, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक ये नैदानिक मनोविज्ञान की शुरुआत की थी। तो व्यक्तियों के अध्ययन, अवलोकन या प्रयोग द्वारा परिवर्तन करने के उद्देश्य में के रूप में परिभाषित किया है इन्होंने। इन्होंने कहा क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? इसमें हम लोगों का अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं और प्रयोग द्वारा परिवर्तन करने के उद्देश्य से हम इसमें कार्य करते हैं। इस रूप में इन्होंने इसको डिफाइन किया क्लिनिकल साइकोलॉजी, जैसा कि हम अभी भी इसी रूप में अध्ययन करते हैं कि उनका इवोल्यूशन कैसे हो, मूल्यांकन कैसे हो, असेसमेंट कैसे हो और उनमें चेंज कैसे आए, इसको इंटरवेंशन कहते हैं, कैसे हम उनमें लाएं। ठीक। तो जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें नैदानिक मनोविज्ञान अधिक स्थापित हो गया क्योंकि चिकित्सकों ने मनोवैज्ञानिक आकलन की उपयोगिता का प्रदर्शन किया। 1917 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्थापना की गई। ठीक। 1917 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी को एस्टेब्लिश किया गया। हालांकि इसे केवल 2 साल बाद अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी APA, जिसको आज हम एक पॉपुलर संस्था के रूप में जानते हैं साइकोलॉजी की ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिहेवियरल सोशल साइंसेस में एक पॉपुलर संस्था है, मानक निर्धारण करने वाली संस्था है। तो उस रूप में इनका बाद में चेंज हो गया, APA के रूप में ये शिफ्ट हो गया है संस्था, या नाम इसका इस रूप में बदल दिया गया। ठीक। और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को इलाज में मदद के लिए बुलाया गया। ठीक। तो विश्व युद्ध हुआ तो जाहिर सी बात है मानसिक समस्याएं भी लोगों को देखने को मिली, स्ट्रेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स देखने को मिले। करंट वजह से हमें कोई ट्रॉमा हो जाए भयंकर, तो किसी भयंकर हम ट्रॉमा से गुजरे, एक्यूट ट्रॉमा से हम गुजरे, तो बाद में हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करे, उससे जुड़ा हुआ स्ट्रेस हो, उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि उस रूम में सेल शॉक के रूप में उस रूम में इसको अध्ययन किया है, समझा, जिसको आजकल हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि PTSD के रूप में जानते हैं। अब विचार करते हैं कि जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने भी डिस्कस किया था, और कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे ये बातें जुड़ी हैं, और मेजर वो स्कूल्स क्या है, पर्सपेक्टिव्स क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, जो कि इस यूनिट का इस फर्स्ट वाले जो हमने डिस्कस करना है उस वाले यूनिट में, कि intervention of application and research are dominated in training and practice by essentially 4 major schools of practice. These major theoretical perspectives schools within clinical psychology include psychodynamic approach. ठीक। साइकोडायनेमिक मीन्स जो सिगमंड फ्राइड की हमने बात की साइको एनालिसिस, तो उनके अप्रोच को, उनके सिद्धांत को साइकोडायनेमिक अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक। तो वो बात इसके अंदर है। और कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, सबसे पहला साइकोडायनेमिक, उसमें क्या होता है, मनोगत्यात्मक। ये लोग मानते हैं कि एक तो हमारा स्ट्रक्चरल माइंड होता है हमारा, जो स्ट्रक्चर निर्धारित करता है, जैसे अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। और वो जो डायनेमिक्स होता है माइंड का, वो ईगो और सुपर ईगो के रूप में
काम करता है। तो ये इनका मानना है, तो इसलिए इनको साइकोडायनेमिक अप्रोच कहते हैं। वो क्या है उसका हम कोई डिटेल डिस्कशन बाद में कर लेंगे। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव क्या होता है, संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है। तो कॉग्निशन जैसा कि हम जानते हैं संज्ञान है, विचार प्रक्रम, सोचने विचारने का जो हमारा सिस्टम है उसकी बात है। और बिहेवियरल पर्सपेक्टिव जो व्यवहार है, भारदृश्यमान है। तो कॉग्निशन और व्यवहार दोनों का जो सम्मिलित पर्सपेक्टिव है उसको कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव कहते हैं, जो कि आधुनिक मनोविज्ञान का मूलभूत कॉन्सेप्ट है, मूलभूत फिनोमेनन है, जिस पर आधुनिक मनोविज्ञान टिका है, आधुनिक मनोविज्ञान जिस पे ऊपर बेस्ड है और जिसके ऊपर सारी रिसर्चेज होती है, जिससे काम होता है सब। क्योंकि ये मानना है कि जो भाई जो प्रत्यक्ष है, जो बिहेवियरल है, हम उसको मानते हैं, विचार प्रक्रम को हम मानते हैं, बाकी अनकॉन्शियस है कि नहीं है इस बातों को हम नहीं मानते। ये सब कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव वाले लोग मानते हैं। और उसके बाद ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव वाले आ जाते हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई इंसान कोई मशीनरी तो है नहीं कि आपको हो कि इसके अंदर ये है वो है, या वो स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, एज ए मशीनरी हम उसको डील कर रहे हैं। जो एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हम उनको मानव के ऊपर लागू मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन के पास अपना एक अपनी भी क्षमताएं हैं, अपना एक उसके पास एक्सट्रीम लेवल पर हायर कॉन्शियसनेस पर जाने की क्षमताएं हैं। उसके बाद अपना एक पोटेंशियल है, अपनी क्षमता है जो अपने आप स्वयं को विकसित कर सकता है। सेल्फ एस्टीम नीड है, ठीक है, लव नीड्स हैं उसकी, उन बातों को ध्यान दिया जाना चाहिए, ये ह्यूमनिस्टिक लोग मानते हैं। ठीक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की उसके अंदर इच्छा होती है। तो सिस्टम्स और फैमिली थेरेपी की जो बात है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो 4 मेजर स्कूल्स हैं, पर्सपेक्टिव हैं, जिनके ऊपर बात होती है, जिनके ऊपर लोगों को समझा जाता है, उनका उपचार किया जाता है, वो सभी पर्सपेक्टिव हैं। इसके ऊपर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ही एक हल्का सा डिस्कस हमने लास्ट लेक्चर में दिया था, वो भी स्टूडेंट उसको भी रिवाइज करें। तो सिस्टम्स और फैमिली थेरेपी, तो जो सिस्टम्स होते हैं हमारे समाज के, हमारे समूह के रूप में है, हमारे फैमिली के रूप में, हमारे पीयर ग्रुप्स के रूप में, इनका इफेक्ट भी हमारे अंदर अवश्य ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हम परिवार से जुड़े हैं, परिवार के लिए ही काम कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे पास स्वाभाविक रूप से होता ही होता है। तो उससे क्या ऐसी मानसिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और क्या फैमिलियल अप्रोच है, फैमिली थेरेपी है, और सिस्टम्स जो भी सोशल सिस्टम्स हैं, जो हमारे सिस्टम हैं, उनके द्वारा हम कैसे ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं, ग्रुप काम कर सकते हैं, इन सब बातें इसके अंदर आती हैं। तो ये मेजर जो पर्सपेक्टिव है क्लिनिकल साइकोलॉजी के, और नेचर और डेवलपमेंट और स्कोप की जो बात है, ये इसके अंदर आ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स, नैदानिक मनोविज्ञान और साइकोलॉजी के जो और रिलेटेड फील्ड्स हैं वो कौन से हैं, जिनका आपस में संबंध है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। और फाइनली हम ये जानेंगे कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी का आपस में क्या संबंध है। अभी फिलहाल तो हम इसमें संबंध की बात करेंगे, फिर उसके बाद फाइनली हम एबनॉर्मल और क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिफरेंस की बात करेंगे। तो संबंध क्या है, जैसा कि हम जानते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी का भी सब्जेक्ट मैटर सेम है, उसमें भी रोगों का निदान और उपचार ही पढ़ा जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी वही पढ़ा जाता है, लेकिन क्लिनिकल जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं, थोड़ा क्लिनिक शब्द यहाँ पर आ जाता है, मतलब एक प्रैक्टिकल बात आ जाती है कि हमने क्लिनिक के अंदर कैसे एबनॉर्मल साइकोलॉजी को यूज करना है। तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल बिहेवियर को हमने कैसे समझना है, एबनॉर्मल बिहेवियर का उपचार कैसे करना है, थोड़ा थ्योरेटिकल बात है, और क्लिनिकल थोड़ा प्रैक्टिकल बात है, बस इतना ही अंतर है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात और भी थोड़ा एडवांस बातें आ जाती हैं, वो दूसरा विचार का विषय है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा इस बारे में डिस्कशन दिया है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी का क्या संबंध है, क्लिनिकल साइकोलॉजी और निर्देशन मनोविज्ञान, जिसे नैदानिक में निर्देशन मनोविज्ञान का क्या संबंध है। निर्देशन मनोविज्ञान हो चाहे नैदानिक मनोविज्ञान, भाई करना तो व्यक्ति तो केंद्र बिंदु है दोनों ही विज्ञानों का। जैसे कि निर्देशन मनोविज्ञान में जो भी प्रॉब्लम से जूझा हुआ व्यक्ति, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा व्यक्ति होता है,
उसमें हम उसको क्या करते हैं, ऐसे सहायता प्रदान करते हैं जिससे कि अपनी समस्या में निर्णय ले सके, समस्या से उभर सके। ऐसा हम क्लिनिकल ये काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। इसमें व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तित्व, क्षमता, योग्यता, मानसिक स्तर को समझ पाता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक कठिनाइयों के कारण कई संवेगात्मक और भावनात्मक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, कठिनाइयों से जो इमोशनल और जो भी अफेक्टिव प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, तो ये समस्याएं व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने लगती है। ठीक, तो उससे मानसिक अशांति पैदा होती है। तो निर्देशन द्वारा उन समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। काउंसलिंग से हम उस समस्या को, जो भी समस्या हमारे सामूहिक और भावनात्मक अस्थिरता से जो पैदा हो रही है, उसका हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पता करते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम उन समस्याओं का निदान और उपचार करते हैं। ठीक, तो आपस में कैसे संबंध हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो कौन सी समस्याएं हैं जो ऐसी पैदा होती हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजी उन समस्याओं का निदान और उपचार करता है। तो ये तो आपस में संबंध है। बाकी क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी का एक दूसरे, अगर कहें एक लेमैन भाषा में कहें, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी एक थोड़ा ब्रॉड एरिया है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस की अगर बात करें, क्लिनिकल प्रैक्टिस को लेके। काउंसलिंग साइकोलॉजी थोड़ा सा क्लिनिकल ही उसको हम नहीं मानते, हम नहीं कह सकते भाई क्लिनिकल से ही जुड़ी बात है। काउंसलिंग दूसरे दूसरे टाइप की भी साइकोलॉजी के अंदर, स्कूल काउंसलिंग हो सकती है, ठीक, फैमिली काउंसलिंग हो सकती है, और दूसरे प्रकार की काउंसलिंग हो सकती है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी से काउंसलिंग साइकोलॉजी को भिन्न बनाती है। ठीक, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकेट्री, नैदानिक मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा शास्त्र का क्या संबंध है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकेट्री में जो एक सेंटेंस में अगर डिफरेंस को कहें, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोथेरेपी देता है और साइकेट्री मेडिकल थेरेपी देता है, बायोमेडिकल थेरेपी देता है। तो यही संबंध है। जो साइकेट्री में जो हम बातें पढ़ते हैं वो थोड़ा सा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, एमबीबीएस एमडी होते हैं, वही साइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिस्ट बनते हैं। और जो थ्योरी पढ़ते हैं, हमारे एमए करते हैं, एमफिल करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। तो वो बायोमेडिकल थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है साइकेट्री, या क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोथेरेप्यूटिक या टॉकिंग की ओर से संबंधित पर्सपेक्टिव है। और इसका आपस में क्या संबंध है, क्योंकि साइकेट्री से पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी की आवश्यकता हो, भाई उसका असेसमेंट करना, रोग की काउंसलिंग प्रदान करना, वो सब क्लिनिकल साइकोलॉजी ही करता है। साइकेट्री में तो हम दवा दे देंगे, लेकिन उससे पहले रोग क्या है उसको जानना, उसका असेसमेंट करना, टॉकिंग की ओर देना, ये सब क्लिनिकल साइकोलॉजी से जुड़ा बात है। और आपस में इनका संबंध भी हम इस बात से जान सकते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस क्या है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस का आपस में संबंध कहें कि ये भी एक टेक्निक है साइको एनालिसिस, क्लिनिकल साइकोलॉजी की टेक्निक मान लें, क्योंकि ये साइको एनालिसिस बहुत पुराना इसका इतिहास है, सिगमंड फ्राइड के टाइम से है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अलग यहाँ पर रूप में कह दिया जाता है। बस साइको एनालिसिस भी क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें क्या है कि हम रोग के एक अनकॉन्शियस पहलू के ऊपर जोर देते हैं, उस दमित इच्छाओं के ऊपर जोर देते हैं। भाई मानते हैं कि हमारी जो पूरी नहीं हुई डिजायर्स, वो रोगों का कारण बनती हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का आपस में ही संबंध है कि मानसिक रोगों का उपचार करने के लिए हमें साइको एनालिसिस की जरूरत ही पड़ती है। तो इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी को साइको एनालिसिस की आवश्यकता है, इसलिए आपस में इनका संबंध है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर हम साइको एनालिसिस भी पढ़ते हैं, तो इसलिए आपस में इसका संबंध है। अलग लिखने की बात इसलिए है क्योंकि साइको एनालिसिस बहुत पहले से पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है, एक कंसेप्ट है, इसलिए इसका महत्व है, दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए इसको अलग रूप से लिखा गया है। बल्कि साइको एनालिसिस और क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ही बात है, ऐसे अंतर की बात तो नहीं है, संबंध है ही, क्योंकि वो भी एक थेरेपी है, एक थेरेप्यूटिक टेक्निक है साइको एनालिसिस करना और ट्रीटमेंट करना, ये सब इसके अंदर संबंधित है। क्योंकि सिगमंड फ्राइड साइको एनालिसिस के माध्यम से लोगों का उपचार भी किया करते थे। तो फाइनली आ जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क।
तो इनका आपस में क्या संबंध है? क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकेट्रिक सोशल वर्कर। साइकेट्रिक सोशल वर्कर क्या करते हैं? हम फील्ड में जाके काम करते हैं, सोसाइटी में जाके काम करते हैं, फैमिली में लोगों को जाके अवेयर करते हैं कि मानसिक रोग ऐसे हो सकते हैं, मानसिक रोग के कारण ये है, हमें डॉक्टर्स को कैसे कंसल्ट करना चाहिए, किन समस्याओं से कैसे जूझना चाहिए, जो ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड कराना और इस तरीके के ग्रुप अवेयरनेस पैदा करना, ये सब साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स का काम होता है। तो इनकी आवश्यकता क्या है और आपस में इनका क्या संबंध है, क्योंकि वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी से जुड़ी हुई एक शाखा है साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो इस प्रेजेंट स्लाइड से हमने जान लिया कि इनका आपस में क्या संबंध है। तो अब हम फाइनली बात करेंगे कि असामान्य मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक, डिफरेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने बात की थी, सीधे सीधे अर्थ में अगर इसकी बात करें तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी एक मानसिक रोग के निदान और उपचार का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, बल्कि क्लिनिकल साइकोलॉजी मानसिक रोग के निदान और उपचार का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनको प्रैक्टिकल वे में समझता है। जैसे कि नाम सबसे क्लिनिक से जुड़ा हुआ, क्लिनिकल है, क्लिनिकल शब्द आ जाता है, क्लिनिक में कैसे निदान और उपचार होगा। और एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल बिहेवियर को कैसे समझें और कैसे उनका उपचार हो, यह है। और जैसे कि इसको और भी अगर अन्य ढंग से कहें, असामान्य व्यवहारों, उनके कारणों, लक्षणों, उपचारों का अध्ययन किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान में एक रोग की असामान्यता के कारणों और लक्षणों को समझकर उसका उपचार किया जाता है। ठीक, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की बात हो, उसमें अध्ययन ही करते हैं बस, लेकिन उसमें व्यक्ति विशेष के ऊपर कैसे उस एबनॉर्मल बिहेवियर की बातों को अप्लाई करना है, उसको हम इसके अंदर समझते हैं। और दूसरी बात करें तो असामान्य मनोविज्ञान का सामान्य दृष्टिकोण होता है, जैसे किसी रोग के कारणों, लक्षणों और उपचार का सामान्य ढंग से वर्णन करता है, बल्कि नैदानिक मनोविज्ञान का वैयक्तिक दृष्टिकोण होता है। ठीक, जैसे कि हमने बात की थी, वो जनरलाइज वे में बात करेगा एबनॉर्मल बिहेवियर। क्लिनिकल साइकोलॉजी एज ए सिंगल पर्सन के रूप में स्टडी करेगा, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कार्य करेगा। ठीक, ताकि उस व्यक्तिगत रूप से कैसे रोग से उपचार हो, या उसमें ताकि उसके एक सही अप्रोप्रिएट उसको साइकोथेरेपी दी जा सके। ठीक, और असामान्य मनोविज्ञान केवल मनोविज्ञान की एक रूप में जाना जाता है, इसका पेशे या व्यवसाय के रूप में विकास नहीं हुआ है, बल्कि नैदानिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा होने के साथ साथ पेशे या व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। असामान्य मनोविज्ञान के एक पेशे के रूप में नहीं जाना जाता है, केवल एक शाखा के रूप में जाना जाता है मनोविज्ञान की, बल्कि क्लिनिकल साइकोलॉजी एक व्यवसाय के रूप में जाना जाता है, एक पेशे के रूप में जाना जाता है। ठीक, और असामान्य मनोविज्ञान साइकोलॉजी की एक ब्रांच के रूप में जाना जाता है, एक शाखा के रूप में जाना जाता है। और फोर्थ पॉइंट की बात करें, क्या डिफरेंस है भाई, तो असामान्य मनोविज्ञान विभिन्न मानसिक विकारों की सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करता है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की जो मैंने बात की। नैदानिक मनोविज्ञान विभिन्न मानसिक विकारों व्यवहारिक रूप में व्याख्या करता है, जो मैंने प्रैक्टिकल या बिहेवियरल पर्सपेक्टिव की बात की है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ठीक, ये तो एक थ्योरेटिकल बात है, तो इसमें कोई ट्रेनिंग की बात नहीं है, बल्कि नैदानिक मनोविज्ञान ट्रेनिंग भी देते हैं, एथिक्स भी सिखाते हैं। ठीक है, वो सब बातें इसके अंदर होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है जो असामान्य मनोविज्ञान क्लिनिकल साइकोलॉजी को अलग करता है। सीधे सीधे अर्थ में कहें कि असामान्य मनोविज्ञान थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है। और तो आपस में संबंध पूरा ही है, क्योंकि वही थ्योरी हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अप्लाई करते हैं, तो आपस में इनका संबंध है। और अंतर जो है टेक्निकल बातें हैं वो ये हैं। और जो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग, रेगुलेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के क्या होती है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, उनकी क्या डिग्री होती है, क्या ट्रेनिंग होती है, क्या वो प्रैक्टिस करते हैं, ये सब बातें। और रेगुलेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, जिसके ऊपर आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और आचार संहिता 1 को प्रकाशित करता है, जो
एस्पायरेशनल थ्योरीज के साथ साथ, एस्पायरेशनल सिद्धांतों के साथ साथ अप्लाई करने योग्य मानकों को रेखांकित करता है, जो मनोवैज्ञानिकों को निर्णय लेते समय अप्लाई करना चाहिए। ठीक, वो क्या है कि ऐसे जो बातें हमने याद करनी है, जो भी साइकोलॉजी का प्रोफेशनल है उसको याद रखनी चाहिए जब भी वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हो, जब भी किसी को उपचार प्रदान करता हो, कि चाहे वो पर्सन हो चाहे कोई ग्रुप हो। ठीक, तो एपीए ने पहली बार 1953 में अपनी नैतिक संहिता प्रकाशित की और तब से लगातार इस कोड को विकसित कर रहा है। ये जो कोड्स हैं, जो रेगुलेशन हैं, उनको डेवलप भी कर रहा है, सुधार भी करते आ रहा है। एपीए इस आधार पर लाइसेंस भी प्रदान करता है और देख रेख भी रखता है कि कौन व्यक्ति इसको सही से प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल करता है। तो नैतिक संहिता का वर्तमान संस्करण, जिसने सिद्धांतों और मानकों के बीच अंतर को रिप्रेजेंट किया था, 2002 में विकसित किया गया था और बाद में 2010 और 16 में संशोधित किया गया। जो वर्तमान में हम इन कोड्स को जानते हैं, क्लिनिकल कोड्स को समझते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स को जानते हैं, वो क्या है। 2016 में इसका लास्ट अपडेशन हुआ था। आचार संहिता केवल कार्य संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों सहित अनुसंधान, शिक्षण, परामर्श, मनोचिकित्सा और परामर्श पर लागू होती हैं। ठीक, ये सब कहाँ कहाँ लागू होती हैं? व्यावसायिक गतिविधियों सहित रिसर्च में भी उसको अप्लाई करना है, टीचिंग में भी, काउंसलिंग में भी, साइकोथेरेपी में भी, और अन्य प्रकार के जो भी साइकोलॉजी का प्रैक्टिस है, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, उनमें लागू होती हैं। और निजी आचरण एपीए की आचार संहिता द्वारा जांच के अधीन नहीं है। जो पर्सनल आचरण है वो एपीए की आचार संहिता जो भी है आचार समिति की जांच के अधीन नहीं मानता। वो निजी को न रख के जो भी व्यावसायिक गतिविधियां होंगी, चाहे अनुसंधान हो, चाहे शिक्षण हो, चाहे साइकोथेरेपी, वे सब एपीए की आचार संहिता के अंदर आता है। तो वो बातें क्या है जो याद रखनी है? एपीए मनोवैज्ञानिक 5 एथिक्स प्रिंसिपल्स क्या है? तो एपीए मनोवैज्ञानिकों को ऐसे पेशे के भीतर अच्छे विकल्प चुनने में मदद करने के लिए सिद्धांतों का मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है। इसमें पहला है कि बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलेफिसेंस। ठीक, लाभ होना चाहिए और हानि रहित होना चाहिए। ठीक, और जब भी हम कोई थेरेपी दे रहे हैं या कोई मानसिक मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशन से जुड़े हैं, तब उसमें क्या बात है जो याद रखी जाए? सबसे पहली जो मुख्य बात है वह है कि लाभ क्या है, बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलेफिसेंस। लाभ क्या होगा और हानि, कितना हानि रहित है आपका व्यवहार। तो जो भी हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो भी हम ट्रीटमेंट प्रदान करें या काउंसलिंग प्रदान करें, तो उसके पीछे एक तो लाभ छुपा हो व्यक्ति का और हानि ना हो किसी भी रूप में। ठीक, हानि का मतलब यह है कि जब भी हम कोई रिसर्च करें, जैसे कि हमने बात की थी क्या क्या बातें इनके अंदर आ जाती हैं, रिसर्च हो, शिक्षण हो, चाहे व्यावसायिक गतिविधि हो या परामर्श हो, उसमें एक तो लाभ छुपा हो सोसाइटी का, अगर हम जो काउंसलिंग दे रहे हैं उस पर्सनल व्यक्ति का, और हानि ना हो, चाहे किसी भी व्यक्ति को, जैसे पुराने एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे उसमें लोग वायलेंट हो जाते थे, लोगों को नुकसान भी हो जाता था। जैसे कई एक्सपेरिमेंट ऐसे होते थे जानवरों के ऊपर हिंसा हो जाती है, जानवर को हम एज ए सब्जेक्ट लेके सालों सालों भर तक उनको कैदी बना देते थे। तो ये सब बातें ना हो, वो सब चीज़ें इसके अंदर रखी हैं एपीए ने। और सेकेंड है फाइडेलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें निष्ठा हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, तो कार्य के प्रति निष्ठा भी हो। ठीक, हम जो करें पूरी निष्ठा से करें, पूरी लगन से उस काम को करें, जैसा कि हर क्षेत्र में उसके आवश्यक। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्या रखनी है कि मनोवैज्ञानिक द्वारा जब उनकी सेवाएं जनता को दी जाती हैं तो वो अपने पेशे का उच्चतम मानक बनाए रखते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के परिणामों का उत्तरदायित्व अपने कंधे पर उठाते हैं। ठीक, उनका हर संभव प्रयास यही रहता है कि उनकी सेवा का उपयोग हो सके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम सेवा भी दें लोगों को। ठीक, अनुसंधान हो, चाहे शिक्षण हो, शिक्षण के माध्यम से हो, चाहे परामर्श के माध्यम से हो, चाहे ग्रुप काउंसलिंग के माध्यम से हो। ठीक,
और नंबर 3 है इंटीग्रिटी, यानी ईमानदारी रखनी है। ईमानदारी होना बहुत जरूरी है रिसर्च में। आजकल जैसे रिसर्च में देखा जाता है, सोशल साइंसेस, बिहेवियरल साइंसेस में और प्रकार के साइंसेस में रिसर्च जेन्युइन नहीं होते हैं, दूसरे दूसरे तरीके से हम काम कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो वो सब ईमानदारी यानी कि इंटीग्रिटी रखना भी बहुत आवश्यक है। तो एपीए उनकी भी कोड्स की बात करता है, उन नैतिक मुद्दों की बात करता है, चाहे प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात हो या प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की बात हो, चाहे अनुसंधान की बात हो, चाहे शिक्षण की बात हो, ये सब बातें इसके अंदर आती हैं, सम्मिलित होती हैं। और द फोर्थ पॉइंट जो है वो याद, जो एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल सिद्धांत है एपीए द्वारा प्रतिपादित किया होता है, जस्टिस, न्याय, न्याय का भाव हमेशा हो। तो जब भी हम कोई रिसर्च करें या कोई हम काउंसलिंग प्रदान करें तो उसमें जस्टिस यानी कि न्याय का भाव, पक्षपात न हो हमारे व्यवहार में। यहाँ पर ये कहता है हमारे अंदर बाइस्डनेस ना हो, ये सब बातें इसके अंदर सम्मिलित है। और भी विस्तार रूप से हम इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं कि और भी कोर्स बताता है। वैसे तो क्लिनिकल साइकोलॉजी और 10 नियमों की बात करता है, वो पॉइंट वाइज वो भी है, वो एक अलग डिस्कशन का मैटर है। जो मोटे तौर पर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं से निकल के 10 पॉइंट्स आते हैं, वो एक अलग डिस्कस का मैटर हो जाएगा। और जो फाइनल है, जो 5th है, वो रेस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट एंड डिग्निटी, लोगों के अधिकारों और गरिमा के प्रति सम्मान होना चाहिए। हर किसी के उसके अधिकार और उसकी गरिमा का सम्मान हो, चाहे हम जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, गोपनीयता रखने की बात है, ठीक, उनके राइट्स को ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि रिसर्च ही ना हो कि बाद में चैलेंज हो जाए, या हम जो भी ट्रेनिंग दे रहे, प्रैक्टिस करते हैं, वो लॉ के दायरे में आ जाए या गलत उसमें आ जाए, एक गलत व्यवहार के अंदर नोट हो जाए, ये सब बातें ना हो। और डिग्निटी हमेशा रखनी है, गरिमा बनाए रखनी है अपने पद की, अपने कार्य स्थल की या कार्य के तौर तरीकों की गरिमा हो, और लोगों के राइट्स के प्रति सम्मान हो। ये सब बातें हैं जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग, रेगुलेशन और प्रोफेशनल एथिक्स से जुड़ी हुई है। और ट्रेनिंग की जो बात है हमने लास्ट लेक्चर में कर दी थी, और भी विस्तार से स्टूडेंट्स को पढ़ें, अपने सोर्सेज से जो स्टडी मटेरियल्स हैं उनको देखें, और क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो मैंने बुक सजेस्ट की थी उनके ऊपर ध्यान दें, उनको पढ़ें। और जो नेक्स्ट है, जो सेक्शन का सबसे जो फाइनल पॉइंट था जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, वो कि स्टडी मेथड्स क्या है क्लिनिकल साइकोलॉजी के। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम स्टडी कैसे करते हैं या अध्ययन कैसे करते हैं विषयों का, सब्जेक्ट्स का, रिसर्च कैसे करते हैं, और जैसे कोई केस आया तो उस पर हम असेसमेंट कैसे करते हैं, सब बातें इसके अंदर आती हैं। तो सबसे जो पहला है वह इंटरव्यू है, यानी कि जिसको हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। जब भी कोई केस आएगा क्लिनिकल प्रोफेशनल के पास तो वह इंटरव्यू लेगा, जाहिर सी बात है। अब तो उसका डिटेल डिस्कशन जानेगा, इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, काउंसलिंग प्रदान करने के लिए इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरव्यू में, साक्षात्कार में अध्ययन करने के लिए या असेस करना है हम रोग का, किसी भी समस्या का, तो ऐसे इंटरव्यू के माध्यम से ही कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन होता है इंटरव्यू, ज़्यादातर फेस टू फेस होता है, ठीक। तो इंटरव्यू, साक्षात्कार एक बहुत ही ज़्यादा यूज में लाया जाने वाला, न केवल क्लिनिकल साइकोलॉजी का बल्कि साइकोलॉजी का और भी सोशल साइंसेस का और भी बिहेवियरल साइंसेस का एक स्टडी मेथड है इंटरव्यू। और साइकोलॉजी से ही हट के भी बात करें तो बहुत से विज्ञानों, बहुत सी जगहों में, प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में भी इसका यूज है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में कहाँ यूज है? क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो दोनों के लिए ही इंटरव्यू की आवश्यकता है, रोग की असेसमेंट करने के लिए, रोग की एवेल्यूएशन करने के लिए, और उन रोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए। पर्सनल पर्सन से फेस टू फेस ही तो डील करना होगा। और स्टडी करने के लिए वो भी इंटरव्यू की ही आवश्यकता पड़ेगी, डिटेल्ड स्टडी करने के लिए। जैसा कि हम केस स्टडी में जानते हैं कि डिटेल्ड स्टडी कैसे हो, केस हिस्ट्री भी इसके अंदर आता है। केस स्टडी क्या होता है कि एक सिंगल केस को एक डिटेल्ड स्टडी देना होता है, उसे केस हिस्ट्री करनी होती है। जैसे कई पिक्चर्स में हम देखते होंगे कि जब कोई मानसिक रोगी मिलता है तो उसके पास्ट को, उसके बचपन से लेके अभी तक की बात उसकी देखते हैं। जैसे कि भूल भुलैया फिल्म में
आपने देखा होगा कि डिसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर था, जैसे उनको जो एक्ट्रेस थी, जो भी उसमें पिक्चर में दिखाया गया उस मॉडल को, जो उस रोल को, तो उनका पूरा केस लेते हैं, उनके बचपन से लेकर अभी तक का देखते हैं कि उनका कैसा बिहेवियर था, कैसी थी उनका स्वभाव था, वो सब केस हिस्ट्री या केस स्टडी के अंदर आता है। हम उस व्यक्ति का डिटेल स्टडी करते हैं, जो भी मानसिक रोग से ग्रसित होता है, मानसिक रोगों से पीड़ित होता है, उसका बचपन से लेकर अभी तक का, और उनके माँ बापों से उनका केस स्टडी करते हैं, दोस्तों से केस स्टडी करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं उनके पीयर ग्रुप से केस स्टडी करते हैं। तो एक डिटेल स्टडी करके उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसको केस स्टडी मेथड कहते हैं। वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में असेसमेंट, ट्रीटमेंट सबके लिए इसकी आवश्यकता होती है, और डिटेल्ड इसकी स्टडी करने के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, साइकेट्री, हर क्षेत्र में इसका महत्व है, हर क्षेत्र में योगदान। और फाइनल है टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन की बात है। मेंटल हेल्थ का हम एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, तो टेस्ट के माध्यम से करते हैं साइकोलॉजी में मेंटल हेल्थ का एग्जामिनेशन। इसके MMPI एक बहुत पॉपुलर टेस्ट है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उससे एक पूरा ही ओवरऑल मानसिक समस्याओं का या मानसिक स्वास्थ्य का एक टेस्ट हो जाता है। और भी कई टेस्ट हैं, पर्सनालिटी टेस्ट है, एक प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, सो मेंटल हेल्थ का, मेंटल स्टेटस का एग्जामिनेशन होता है, ठीक। और मेंटल हेल्थ की काफ़ी इन्वेंट्रीज हैं जिनके माध्यम से टेस्ट हो जाता है, ठीक। तो ये तीन जो मेजर जो इसके क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टडी मेथड्स हैं, उनकी बात यहाँ पर ये है। इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, केस स्टडी माने कि केस अध्ययन, और टेस्ट यानी कि परीक्षण साइकोलॉजी में क्या होते हैं, और असेसमेंट और ट्रीटमेंट में क्या इनका योगदान है, क्या यूज है, इसको डिटेल्ड हम अपना एग्जाम के लिए हो, चाहे फ्यूचर में किसी काम के लिए हो या याद रखने के लिए, वो सब बातें पढ़ी भी जानी चाहिए, याद भी रखी जानी चाहिए। तो बढ़ते हैं अब फाइनल स्लाइड में, जो है कि आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, सेक्शन 2 जो होगा वो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के ऊपर होगा, कि साइकोलॉजी का जो प्रॉब्लम होती है उनका निदान कैसे होता है और उपचार क्या होता है। जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है निदान और उपचार, तो वो कैसे होता है, डायग्नोसिस टेक्निक्स क्या है, डायग्नोसिस मैनुअल होता है, APA का जो मैनुअल है उसकी बात करेंगे। जैसा कि APA मैनुअल और DSM-4 की आपके सिलेबस में बात है, या सिलेबस में बात हो कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में, तो डायग्नोसिस कैसे होना है, निदान कैसे होना है, उसमें कौन कौन से मैनुअल है। APA का जैसे DSM-5 आजकल चला है, सबसे लेटेस्ट वर्जन है डायग्नोसिस करने का रोगों को, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स को कहते हैं, DSM-5 कहते हैं। और ICD-10 WHO का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स जो कहते हैं वो है। ये दो मानसिक रोग के डायग्नोसिस करने वाले मैनुअल हैं, इनको भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेंटल प्रोफेशनल प्रैक्टिस में लाते हैं इसको, कि कौन सा रोग किस व्यक्ति को है और उसके क्या लक्षण है, ये सब बातें इसके अंदर होती हैं, बताई होती हैं, उनको कोडिंग की होती है उन सब डिसऑर्डर्स की। और जो नेक्स्ट है वो साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या है, उसमें कैसे दी जाती है साइकोथेरेपी, ठीक, उसमें क्या बातें हैं, क्या सम्मिलित है, सब होगा। और बिहेवियर थेरेपी क्या होता है, देखिए उन्हें बात की कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच जो होता है, इसमें आपस में मिला CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, उसमें मिला के कॉग्निशन और व्यवहार को दोनों को ही सुधार के दी जाने की कोशिश की जाती है, व्यवहार को और संज्ञान को। गलत संज्ञान है तो सही संज्ञान बदलते हैं, गलत विचार प्रक्रम है तो उसको सही विचार बनाते हैं लोगों के, और गलत व्यवहार, गलत चीज़ हम सीख गए हैं जिसके कारण मानसिक रोग पैदा हो रहे, तो उसको सही व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। और साइकोथेरेपी से हम जानते हैं कि साइकोथेरेपी मानसिक रोग से बचने के लिए, मानसिक रोग से ठीक करने के लिए, अपने जनरल वेलबींग के लिए हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं, जो इंटरवेंशन प्रदान करते हैं, वो साइकोथेरेपी कहलाता है। तो इसी प्रकार के अन्य लेक्चर्स के लिए, रिलेटेड लेक्चर्स के लिए हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।